सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो में जो इमेजेस इस्तेमाल की गई हैं ये सिर्फ विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए हैं ताकि आपको सुनने में मज़ा आए। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक बार मेरे चैनल के अंदर जाकर उन पार्ट्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहीं से इस नॉवेल की असली कहानी शुरू हुई थी। तभी आज का पार्ट आपको पूरी तरह समझ आएगा और मज़ा दोगुना हो जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त पार्ट। ज्यादा मेहनत किए बिना ही हान ली ने उस आवाज की मालकिन को देख लिया। उसके सामने करीब 40 मीटर की दूरी पर एक काले कपड़े पहने जवान लड़की एक पत्थर के मंच पर पालथी मारकर बैठी थी। उस लड़की की शक्ल सूरत बेहद नाजुक और खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही पीला पड़ा था और उसकी चमकती आंखों में किसी सितारे जैसी रोशनी थी। हान ली यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी एक बाजू नहीं थी, उसकी एक बांह पूरी तरह से गायब थी। हान ली कुछ कहता उससे पहले ही उस लड़की ने उसे देखकर हैरानी जताई। जब हान ली ने अपने मैजिक ट्रेजर्स बाहर निकाले, लड़की हल्का मुस्कुराई और उसकी चमकदार आंखें थोड़ी और चमकीं। तो असली बात यह थी कि तुम कोई ची कंडेंसेशन का जूनियर नहीं, बल्कि एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर हो। तुम्हारी खी रिस्ट्रेंट टेक्निक वाकई में गजब की है। एक पल को तो तुमने मुझे भी धोखा दे दिया था। वो जैसे ही बैठी थी, उसकी गोद में स्नो क्लाउड फॉक्स आराम से बैठा हुआ था और हान ली को बड़ी समझदारी भरी नजरों से देख रहा था। हान ली ने जैसे ही अपना स्पिरिचुअल सेंस उसके पास फैलाया, उसके दिल में हलचल मच गई। तो ये जगह असल में सीनियर का छुपा हुआ कल्टीवेशन क्षेत्र था। मुझे माफ करना होगा, मैंने बड़ी बेअदबी कर दी। लड़की काफी खुलकर बैठी थी और हान ली का स्पिरिचुअल सेंस उसके ऊपर आसानी से जा रहा था, लेकिन कोई भी स्पिरिचुअल छी की तरंगें नहीं मिल रही थीं। इस बात से साफ था कि उसकी कल्टीवेशन इतनी ऊंची थी कि उसकी ताकत को छिपाने के लिए किसी आर्टिफैक्ट की जरूरत ही नहीं थी। हान ली तुरंत सतर्क हो गया। जब हान ली ये सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, तो लड़की ने अपना सफ़ेद और सुंदर हाथ उठाया और अपने स्नो क्लाउड फॉक्स को सहलाने लगी। वह आराम से बोली, तुम्हारी उम्र अभी कम है, लेकिन फिर भी तुम लेट कोर फॉर्मेशन तक पहुंच चुके हो। ये वाकई काबिले तारीफ है। हान ली ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, सीनियर तारीफ कर रहे हैं, जूनियर तो बस किस्मत के सहारे यहाँ तक पहुँच पाया है। क्या मैं सीनियर का नाम जान सकता हूँ? लड़की ने एक लंबी सांस ली और बोली, मेरा नाम कोई खास नहीं है। अगर मैं बताऊं भी तो तुम नहीं जानोगे, और सिर्फ तुम ही नहीं, इस पीढ़ी के नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स भी नहीं जानते होंगे। हान ली को यह सुनकर अंदर ही अंदर झटका लगा। क्या वाकई ये लड़की कोई पुरानी एक्सेंट्रिक कल्टीवेटर थी जो सालों से एकांत में कल्टीवेशन कर रही थी? हालांकि हान ली का मन ठंडा पड़ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। आखिर अब उसके पास कई गुप्त टेक्निक्स थीं, खासकर वो नई सीखी गई ब्लड शैडो इवेजन टेक्निक। इसके सहारे अब वो नेसेंट सोल कल्टीवेटर से डरता नहीं था। हाँ, मुकाबला करना शायद उसके बस में न हो, लेकिन वो खुद को बचाकर भाग जरूर सकता था। लेकिन इतना ज़रूर था कि अगर वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करता तो उसे बड़ी मात्रा में अपना खून जलाना पड़ता और इसके बाद कई सालों तक उसे सिक्लूडेड कल्टीवेशन में रहना पड़ता। मगर हन ली को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रहस्यमयी लड़की तीनों सेक्ट्स के नीचे क्यों छुपी हुई है। क्या इसके पीछे कोई साजिश है, या फिर ये भी उसी की तरह बस शांत जगह की तलाश में थी जहाँ स्पिरिचुअल छी ज़्यादा हो। हन ली ने उस पत्थर के कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई और चौंक कर देखा कि यह कमरा पूरी तरह सील था। इसमें कोई दरवाजा या रास्ता नहीं था और उस लड़की के बैठने वाले मंच को छोड़कर वहां कोई और सामान नहीं था। इस कमरे की खालीपन और सन्नाटा एक अजीब सी ठंडी और डरावनी फील दे रहे थे। हन ली ने यह भी देखा कि कमरे की दीवारें बेहद असमान और कटी पिटी थीं। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी धारदार चीज से काटा गया है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशालकाय कुल्हाड़ी से जोर जोर से मारा गया हो। हन ली की आंखों में एक अजीब सा शक झलकने लगा, मानो उसने उसकी उलझन को भांप लिया हो। लड़की मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना? क्यों ना तुम खुद दीवार को छूकर देख लो और अपने मन की शंका दूर कर लो। हन ली के मन में भी उत्सुकता जाग उठी। जब उसने स्पिरिचुअल सेंसेस से जांचा था तो उसे कुछ खास नहीं लगा था। दीवारें बिल्कुल सामान्य पत्थर जैसी थीं। अब जब सीनियर ने खुद कहा है तो मैं भी संकोच नहीं करूंगा। हान ली ने धीरे से अपना बायां हाथ दीवार की ओर बढ़ाया, मगर पूरी सावधानी रखते हुए उसने स्पिरिचुअल सेंस से उस लड़की पर नजर बनाए रखी। उसे डर था कि कहीं वो कोई हमला न कर दे। हालांकि अब तक उस लड़की ने कोई बुरे इरादे नहीं दिखाए थे, लेकिन हान ली इतने सालों की मुश्किल जिंदगी के बाद बहुत सतर्क हो चुका था। जब हान ली ने दीवार को छुआ तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। फिर उसने अपनी उंगली से एक नीली तलवार जैसी रोशनी निकाली और दीवार में घुसाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दीवार ने उस हमले को पूरी तरह रोक दिया। बस हल्की सी चिंगारी निकली और कुछ नहीं हुआ। हन ली हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर और बढ़ाई और 1 फीट लंबी सोर्ड स्ट्रीक से दीवार पर प्रहार किया, मगर फिर भी दीवार पर कोई असर नहीं हुआ। एक खरोंच तक नहीं आई।
हान ली चुपचाप खड़ा रहा और उसके चेहरे पर उलझन का भाव छा गया। फिर उसने अपनी उड़ने वाली तलवारों में से एक को इशारा किया और वो दीवार की ओर एक चमकती हुई लकीर की तरह गई। जैसे ही तलवार दीवार से टकराई, एक साफ आवाज आई और तलवार लौट आई। इस बार तलवार ने दीवार पर 1 इंच गहरा निशान छोड़ा था, मगर वो भी कुछ ही पल में धीरे धीरे भर गया और दीवार पहले जैसी हो गई। हन ली हैरानी से सांस खींचते हुए उस लड़की की ओर मुड़ा और बोला, ये क्या चीज़ है? ये कैसे खुद को ठीक कर सकती है? क्या सीनियर ने इसमें कोई स्पेल या रिस्ट्रिक्शन लगाया है? लड़की ने शांत लहजे में जवाब दिया, स्पेल्स? रिस्ट्रिक्शंस? तुम मुझे ज़रूरत से ज़्यादा समझ रहे हो। ये बस लापिस स्टोन है, जिसे स्पिरिट अब्जॉर्बिंग स्टोन भी कहते हैं। ये एक बेहद दुर्लभ रिफाइनिंग मटेरियल है। इस पर कोई भी स्पिरिचुअल पावर काम नहीं करती, चाहे वो मैजिक टेक्निक हो या ट्रेजर। सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ से इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हान ली ने भौहें चढ़ाईं और दीवार की ओर देखते हुए बोला, लापिस स्टोन? जूनियर ने कभी इसका नाम नहीं सुना। लड़की ने हंसते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये पत्थर तो पुरातन युग में भी बहुत दुर्लभ था। आज के समय में तो इसे बहुत कम लोग जानते हैं। हान ली ये सुनकर बिल्कुल चौंक गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि लड़की ने मीठी सी मुस्कान के साथ उसे रोक दिया और बोली, तुम्हारी कल्टीवेशन फॉल्स नासेंट के करीब है, लेकिन तुम्हारी एप्टीट्यूड बहुत ही कमजोर है। नहीं, ये कहना बेहतर होगा कि बहुत खराब है। लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ा फेटफुल एनकाउंटर मिला होगा, तभी तुम यहाँ तक पहुँच पाए। नहीं तो तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से ऊपर नहीं जा पाते। वैसे अब जब हम मिल ही गए हैं तो इसे किस्मत मान लो। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हें एक ट्रेजर उधार दे सकती हूँ। हान ली ने हैरानी भरे स्वर में पूछा, जूनियर को कोई ट्रेजर उधार? हान ली के शक को जैसे पढ़ लिया हो, लड़की का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और वो बोली, बिल्कुल, कुछ शर्तों के साथ। पहला, ये आइटम बस उधार है, वापस करनी होगी। दूसरा, इसे लेने के बाद तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। उसने अपनी पोशाक में हाथ डाला और एक छोटा सा जेड बॉक्स निकाला। वो डिब्बा एकदम काले रंग का था और सिर्फ एक मुट्ठी जितना बड़ा था। बाहर से देखने में बेहद पुराना और खुरदुरा लग रहा था, लेकिन काले रंग के अंदर पीलेपन की हल्की झलक थी। हान ली ने पहले लड़की के चेहरे की तरफ देखा और फिर डिब्बे की ओर देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने गंभीरता से पूछा, सीनियर, क्या जूनियर जान सकता है कि इस डिब्बे में क्या है, उससे पहले कि मैं कोई फैसला लूं? हान ली की हिचकिचाहट देखकर लड़की थोड़ी झुंझलाहट में आ गई। उसने भौहें चढ़ाईं और डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने स्पिरिट वेल के बारे में सुना होगा। इस डिब्बे में वही है, लेकिन सबसे उच्च श्रेणी का जेड स्पिरिट वेल। इसकी स्पिरिचुअल छी तुम्हें फॉल्स नेसेंट स्टेज पर ठहरने और उसे स्टेबलाइज करने में मदद करेगी। इससे तुम्हारे लिए नासेंट सोल को कंडेंस करना कहीं आसान हो जाएगा। ये चीज मेरे पास सालों से है। अगर मुझे इसकी अब जरूरत होती तो मैं तुम्हें कभी न देती। इतना कहकर उसने उस काले डिब्बे को बहुत प्यार से सहलाया। जेड स्पिरिट वेल। हान ली का चेहरा कई बार बदल गया। ये तो उसका समय 2/3 घटा सकता था। वो तुरंत अपना इरादा बदल गया और मना करने की सोच को भूल गया। कुछ देर सोचने के बाद हान ली ने गहरी सांस ली और पूछा, सीनियर, आप जूनियर से क्या करवाना चाहती हैं? अगर आप जैसी कल्टीवेटर भी कुछ नहीं कर पा रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? हान ली की सहमति देखकर लड़की के चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगी। घबराओ नहीं, मैं तुमसे किसी को मारने को नहीं कह रही। बस एक छोटा सा काम, एक चिट्ठी पहुंचानी है। सिर्फ चिट्ठी पहुंचानी है? हान ली को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। बिल्कुल, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें किसी को मारने को कहूंगी? वो काले कपड़े वाली लड़की हंसी में अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली और उसकी मुस्कान में एक अलौकिक आकर्षण था। हान ली ये सुनकर थोड़ा झेंप गया। अगर सिर्फ एक चिट्ठी पहुंचानी है तो ये काम मैं करने को तैयार हूँ। इनाम को देखकर इतना छोटा काम करना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। वो नौजवान लड़की जैसे ही ये सुनती है, वो खुश नजर आती है और बिना कुछ कहे अपना हाथ उठाती है। वो डिब्बा हरे रंग की रोशनी में लिपटा हुआ धीरे धीरे उड़ता हुआ हान ली के पास आ जाता है। हान ली ने वो काले रंग का डिब्बा पकड़ लिया और अपने स्पिरिचुअल सेंस से उसके अंदर झांका। डिब्बे के अंदर की स्पिरिचुअल छी काफ़ी ज़्यादा शुद्ध और गाढ़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो इसमें सच में एक जेड स्पिरिट वेल हो। लेकिन हान ली हमेशा की तरह सतर्क था, इसीलिए वो खुद इस डिब्बे को खोलकर देखना चाहता था। हान ली के हाथ से नीली रोशनी निकली और डिब्बा अपने आप खुल गया। उसी वक्त एक घना सफ़ेद धुआं जो बेहद शुद्ध स्पिरिचुअल छी से भरा हुआ था, पूरे कमरे में फैल गया। हान ली का दिल थोड़ा बेचैन हो गया और उसने संदेह के साथ डिब्बे के अंदर झांका। उसे एक हल्की सफ़ेद रोशनी दिखाई दी जो एक चमकते सफ़ेद जेड स्टोन से निकल रही थी, जो कुछ ही इंच लंबा था। लेकिन हान ली को चौंकाया उस पत्थर के अंदर मौजूद एक छोटे से गाय जैसे प्राणी ने, जो अंगूठे जितना बड़ा था और लगातार अपनी पूंछ हिला रहा था जैसे वो जिंदा हो। वो लड़की हान ली के चौंकने पर थोड़ी अजीब मुस्कान के साथ बोली, क्या हुआ? ये जेड स्पिरिट वेल इतनी जल्दी एक ट्रेजर इनकारनेशन को तैयार कर चुका है।
आम स्पिरिट वेल स्टोन्स इसकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर तुम इससे कल्टीवेशन करो तो तुम्हारा प्रोग्रेस दोगुनी स्पीड से होगा और मेहनत आधी लगेगी। हान ली ने डिब्बे में रखे जेड स्पिरिट वेल को फिर से देखा, फिर उसे बंद कर दिया और शांत भाव से सिर उठाकर बोला, सही कहा। इस चीज की मदद से मुझे फॉल्स नेसेंट स्टेज तक पहुंचने में सिर्फ 1 दशक लगेगा, वरना कई दशक लगते। उसी समय हान ली को समझ आ गया कि वो जेड क्लाउड फॉक्स इसी जेड स्पिरिट वेल की स्पिरिचुअल छी से प्रभावित हुआ था। शायद इसी वजह से उसमें इतनी शुद्ध स्पिरिचुअल छी थी, और यह भी मुमकिन है कि उसी वजह से वो डीमन में बदल गया। हान ली की यह शांत प्रतिक्रिया देखकर वो लड़की थोड़ी हैरान हुई। उसने आश्चर्य से उसकी तरफ दोबारा देखा। अपने माथे से एक ढीला बाल हटाते हुए वो हल्के स्वर में बोली, ठीक है, जब मैंने ये चीज़ तुम्हें दे दी है तो अब मैं तुम्हें वो जेड स्लिप भी दूंगी जो पहुंचानी है। इसके अलावा मैं जिस प्लेटफॉर्म पर बैठी हूँ उसके नीचे एक और जेड बॉक्स है, उस पर लगा हुआ तावीज़ फाड़ दो और मुझे दे दो। उसमें एक टोकन है जो तुम्हें साथ में पहुंचाना होगा। हान ली थोड़ा सतर्क हो गया और संदेह से पूछा, आप चाहती हैं कि मैं ही लाऊं? वो लड़की हल्के गुस्से में मुस्कुराई, हाँ, अब भी डर है कि ये बूढ़ी औरत तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। अगर मैं खुद उठा सकती तो क्या तुमसे कहती। फिर उसने अपने लंबे कपड़े ऊपर उठाए और हान ली का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी टांगें बिल्कुल सूखी लकड़ी जैसी थीं, एकदम पतली, झुकी हुई। उन पर एक भी मांस नहीं था, सिर्फ सूखी चमड़ी। और जो चीज़ सबसे डरावनी थी वो थी कुछ चांदी जैसी चमकती जंजीरें जो उसकी टांगों को चीर कर पत्थर के प्लेटफॉर्म में धंसी हुई थीं। हान ली ने होंठ भींचे और उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी भरा भाव था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि औरत खुद ही जवाब दे देगी। उस औरत का चेहरा ठंडा हो गया और उसने धीरे से अपने कपड़े नीचे कर लिए। फिर वो बोली, मैं इस पत्थर के पहाड़ में लपिस स्टोन के लिए आई थी। मेरे पास इसका एक कमरा था। फिर मैंने खुद ही इन 2 जंजीरों से अपनी टांगों को बांधा और खुद को यहीं कैद कर लिया। खुद को? हान ली पूरी तरह से हैरान रह गया। हाँ, मेरा कल्टीवेशन आर्ट है, अंडरवर्ल्डली स्लॉटर आर्ट्स। ये कला बहुत तेज़ी से कल्टीवेट होती है और इसकी शक्ति भी ज़बरदस्त है, लेकिन इसकी एक खतरनाक कमी है। जब ये पूरी तरह से कल्टीवेट हो जाती है तो इंसान अपनी मानवता खो देता है और खून का प्यासा बन जाता है। उस समय मुझे एक मौका मिला इस कला को सीखने का, और दूसरों की चेतावनी के बावजूद मैंने इसे चुना, क्योंकि मुझे अपनी स्पिरिचुअल सेंस पर बहुत भरोसा था। जब मैंने इसे पूरी तरह से सीखा और नासेंट सोल स्टेज तक पहुंच गई, तब मैं खुद को मारने की लालसा से रोक नहीं पाई और कल्टीवेशन वर्ल्ड में खून की आंधी चला दी। मेरे दुश्मन बहुत बन गए। आखिर में मैं कई नासेंट सोल कल्टीवेटर से लड़ पड़ी और उसी में मेरा एक हाथ कट गया। वो औरत अपने खाली हाथ की तरफ उदास नज़रों से देखती है और सिर हिला देती है। इस चोट के बाद मैंने बहुत सोचा, अगर मैं खुद पर काबू नहीं पा सकी तो किसी दिन मारी ही जाऊंगी। इसीलिए मैंने दिल कड़ा किया और अपने कुछ करीबी दोस्तों से डिवाइन हेवन फायर चेन्स और लापिस स्टोन का कमरा बनवाया, ताकि मैं खुद को कैद कर सकूं। इस डर से कि कहीं मैं अकेलेपन से तंग आकर पछता न जाऊं, मैंने उन जंजीरों की चाबी अपने सबसे अच्छे दोस्त को दे दी। हमने वादा किया कि वो समय समय पर आकर मुझे देखेंगे और अगर मैं ठीक लगी तो मुझे आज़ाद करेंगे। ये कहते कहते उस लड़की का चेहरा उदास हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कुछ ही बार आने के बाद वो मेरा दोस्त बिना कुछ कहे गायब हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे ऊब गया या उसके साथ कुछ हो गया। तब से मैं यहीं कैद हूँ। इस कमरे की दीवारें लपिस स्टोन से बनी हैं, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल सेंस बस 1 किलोमीटर तक ही जा सकती है, जबकि मैं मिड नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंच चुकी हूं। मैं मदद के लिए आवाज़ भी नहीं लगा सकती थी। ये डिवाइन हेवन फायर चेन्स मेरी प्राइमल सोल से जुड़ी हैं, इसलिए अगर मैं इन जंजीरों को तोड़ भी दूं तो तुरंत मर जाऊंगी। अब जब किस्मत ने हमें मिलवाया है, लगता है मेरी दुआओं का जवाब मिल गया है। अब मुझे अपनी ज़िंदगी इसी पत्थर के कमरे में ख़त्म नहीं करनी पड़ेगी। उस काले कपड़े वाली लड़की ने हान ली का शक दूर करने के लिए अपने अतीत की पूरी कहानी बता दी। लेकिन हान ली सुनकर हैरान रह गया। अगर वो सच बोल रही थी तो उसका अतीत सच में बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय था। थोड़ा सोचने के बाद हान ली ने पूछा, तो सीनियर चाहती हैं कि मैं आपका वो खत आपके दोस्त को दूं? लेकिन इतने सालों में उनके जीवित रहने की उम्मीद बहुत कम है। लड़की ने एक गहरी सांस ली और कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, अगर वो नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम डिवाइन हेवन फायर चेन्स की चाबी उनके पास से लाओ। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर उन्हें कुछ हो गया होगा तो उन्होंने वो चाबी अपने वंशजों को ज़रूर दे दी होगी। तुम उनके वंशजों को ढूंढ लो, वही काफ़ी होगा। थोड़ी और सोचने के बाद हान ली को ये बात तार्किक लगी और उसमें कोई झोल नज़र नहीं आया। इसीलिए उसने बिना कुछ बोले आगे कदम बढ़ाया और पत्थर के प्लेटफॉर्म के पीछे पहुंचा। हान ली ने वहाँ अपने स्पिरिचुअल सेंस से टटोल कर देखा और फिर भौहें उठाईं। उसने हाथ अंदर डाला और एक जेड बॉक्स निकाला। वो जेड बॉक्स दिखने में प्राचीन था, हल्के पीले रंग का, और उस पर अजीब सी लपटें उकेरी हुई थीं। इन लपटों के बीच में एक इंसान की छाया नजर आ रही थी,
जो जैसे आसमान की तरफ दहाड़ रहा हो। उस बॉक्स पर एक सुनहरा टैलिस्मैन भी लगा था जो हल्की रोशनी के साथ कुछ ऐसा एहसास दे रहा था जिससे हान ली को बेचैनी होने लगी। उसने अनजाने में भौहें सिकोड़ लीं। काले कपड़े वाली औरत अचानक उत्साहित हो गई और बोली, यही है वो बॉक्स, फ्री कल्टीवेटर, ये तावीज फाड़ दो और मुझे दिखाओ। हान ली ने अपना हाथ जेड बॉक्स पर रख दिया और तावीज हटाने ही वाला था, लेकिन तभी उस लड़की की कांपती हुई आवाज ने उसे अजीब सी घबराहट से भर दिया। थोड़ी देर तक सोचने के बाद हान ली ने अपना हाथ बॉक्स से हटा लिया और सिर उठाकर उसकी ओर देखा। हान ली का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखें अब गहरे हरे रंग की हो चुकी थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था। पहले जो गरिमा और ठहराव था, उसकी जगह अब डरावना और राक्षसी रूप था। जब उस लड़की ने देखा कि हान ली उसकी तरफ देख रहा है, तो वो चौंक गई और जल्दी से होश में आ गई। उसकी हरी आंखें और वो डरावना रूप तुरंत गायब हो गया। वो शांत आवाज में बोली, फ्री कल्टीवेटर, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अब तक तुमने वो तावीज क्यों नहीं फाड़ा? याद रखो, जेड स्पिरिट वेल जैसा खजाना इस दुनिया में बहुत कम होता है और मैंने वो तुम्हें दे दिया है। अब भी क्यों झिझक रहे हो? हनली ने उस लड़की की तरफ एक नजर डाली, फिर उस गोल्डन टैलिस्मैन को देखा जो जेड बॉक्स पर चिपका था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें सिकोड़ते हुए धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा, हाथ में जेड बॉक्स पकड़े हुए। फ्री कल्टीवेटर, ये क्या कर रहे हो? रुको और पास मत आओ। जब लड़की ने देखा कि हान ली उसके पास आ रहा है और तावीज अब भी बॉक्स पर लगा है, तो उसका चेहरा डर और घबराहट से भर गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही हान ली ने उस लड़की की प्रतिक्रिया देखी, उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। बिना कुछ कहे वो हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा उठाकर उसकी तरफ बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि वो इस ताबीज से इतना डर क्यों रही है, लेकिन उसे इतना जरूर समझ में आ गया था कि उस लड़की का इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं है। इसीलिए अब उसने औपचारिकता छोड़ने का फैसला कर लिया। काले कपड़े पहनी वो लड़की डर के मारे अपना होश खो चुकी थी। हान ली जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसने डर के मारे पत्थर के मंच पर जोर से थप्पड़ मारा और खुद को हवा में उछाल लिया। लेकिन जैसे ही वो 3 मीटर दूर पहुंची, किसी तरह की रोकटोक चालू हो गई। लाल रोशनी उसके पूरे शरीर पर छा गई और उसे वापस उसी जगह खींच लाई जहां वो पहले थी। उसी पल हान ली के हाथ से जेड बॉक्स हवा में उड़ गया और लड़की के सिर की तरफ उड़ता चला गया। डिब्बे पर जो सुनहरा ताबीज लगा था, वो तेजी से चमक उठा और उससे अनगिनत सुनहरे ताबीज चिन्ह निकलकर धीरे धीरे लड़की की तरफ गिरने लगे। नहीं! लड़की ने चीखते हुए कहा, पूरी तरह मायूस होकर। उसकी सुंदर शक्ल एक पल में डर से बिगड़ गई। उसने अपनी एकमात्र बांह से चेहरा ढक लिया और गर्दन को झुकाकर अपनी शक्ल ताबीज से बचाने की पूरी कोशिश करने लगी। जैसे ही पहला सुनहरा चिन्ह उसके कंधे पर गिरा, एक चमक निकली और हरे रंग का धुआं उठने लगा। लड़की का पूरा शरीर कांप उठा और उसने एक भयानक चीख मारी, इतनी जोरदार और अजीब कि हान ली भी चौंक गया। उसके हाथों में पसीना आ गया और वो कुछ कदम पीछे हट गया। एक हाथ में उसने गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स वाली स्पिरिट बीस्ट पाउच कसकर पकड़ी और दूसरे में जेड सेप्टर को कस लिया और ध्यान से उस मंच को देखने लगा। जैसे जैसे और चिन्ह लड़की के ऊपर गिरते गए, और भी ज्यादा हरे धुएं की लपटें उसके शरीर से निकलने लगीं। कुछ ही देर में वो धुआं उसके पूरे शरीर को ढक चुका था। अब उसका शरीर दिखना बंद हो गया था, लेकिन उसके अंदर से कभी तेज रोशनी तो कभी तड़पती चीखें लगातार आती रहीं। कभी वो चीखें बहुत डरावनी थीं तो कभी पागलों जैसी, और ये लगातार बदलती रहीं। हनली सांस रोके सब देखता रहा। जैसे ही हरा धुआं आया, पूरे कमरे में एक बदबूदार मछली जैसी गंध फैल गई। उस गंध को सांस में लेते ही उसे चक्कर और उलटी जैसा महसूस हुआ। उसे समझ में आ गया कि ये धुआं बेहद जहरीला है। थोड़ी ही देर में उस हरे धुएं के अंदर से कुछ टूटने जैसी आवाजें आने लगीं। हनली चौंक गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हवा में एक सिहरन हुई। हरे रंग का एक पंजा जो चांदी की जंजीरों से लिपटा हुआ था, अचानक धुएं से बाहर निकला और सांप की तरह लहराता हुआ हान ली की तरफ झपटा। वो पंजा बहुत तेजी से 10 मीटर दूर तक फैल गया और हान ली को पकड़ने की कोशिश की। हान ली कांप गया और उसने जेड सेप्टर को कसकर पकड़ा। वो कुछ करने ही वाला था कि चांदी की जंजीरों ने उस पंजे को चिंगारियों की बारिश के साथ रोक लिया। कमरे में जले हुए मांस जैसी गंध फैल गई। धुएं से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी और वो पंजा पीछे हट गया। हनली ने उस धुएं की तरफ घूरते हुए होंठ भींच लिए। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। फिर उसने 2 कदम और पीछे हटकर अपनी पीठ लापिस स्टोन की दीवार से टिका ली और जेड सेप्टर में अपनी अंदरूनी शक्ति भर दी। उसके चारों ओर फैली हुई लाल पीली चमक और गाढ़ी हो गई, जिससे उसे थोड़ा सुकून मिला। लगभग 1 कप चाय बनने जितना समय बीत चुका था, तभी एक और भयानक चीख सुनाई दी और जेड बॉक्स पर लगे ताबीज की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अब उसमें से निकलते हुए चिन्ह भी बहुत कम हो गए थे। हान ली ने जो कुछ देखा था, उसके बाद वो सोच में पड़ गया। लगता है ये सुनहरा ताबीज किसी आत्मा या राक्षसी आत्मा को बांध सकता है, लेकिन इसमें सीमित मात्रा में अंदरूनी शक्ति है। एक बार खत्म हो गई तो ये उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसका डर बेकार निकला। कुछ ही पल बाद आखिरी चीख भी शांत हो गई और धुआं भी रुक गया।
लेकिन ताबीज़ की रोशनी अभी तक बाकी थी। हन ली ने उस सुनहरे ताबीज़ की तरफ देखा, लेकिन तुरंत पास नहीं गया। उसने कुछ देर इंतजार किया। जब सुनहरी चमक भी गायब हो गई और जेड बॉक्स नीचे धुएं में गिर गया, तब हन ली की आंखों में हलचल हुई। उसने अपनी स्पिरिट बीस्ट पाउच वापस रख दी और दूसरी हथेली से एक मंत्र बनाकर कुछ बुदबुदाने लगा। अगले ही पल उसके सामने एक लाल रंग की अंडे के आकार की आग की गेंद बन गई। हान ली ने उस गेंद को देखा और धुएं की तरफ इशारा किया। वो आग की गेंद लाल रेखा बनाकर हरे धुएं में घुस गई। हान ली ने धीरे से कहा, फट जा। बूम! पूरे धुएं को एक तूफानी झोंका उड़ाकर ले गया और साथ ही एक भयंकर जली हुई गंध पूरे कमरे में फैल गई। जैसा कि उम्मीद थी, जहरीली ची को मिटाने में फायर टेक्निक्स सबसे असरदार होती हैं। हान ली वहीं खड़ा रहा। गर्म हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। जब धुआं पूरी तरह साफ हुआ तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई और उसकी सांस रुक गई। मंच के ऊपर एक इंसानी आकृति थी जो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो जिंदा है या नहीं। वो आकृति इंसानी जरूर थी, लेकिन उसके पूरे शरीर पर मोटे हरे बाल थे और उससे सड़े हुए शव जैसी बदबू आ रही थी। हान ली को साफ समझ आ गया, ये इंसान नहीं है। उसमें भी पहले वाली लड़की की तरह एक ही बांह थी, लेकिन अब की बार वो बांह लंबी थी और उस पर काले पंजे थे। वही पंजा जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। सबसे अजीब बात थी उसके शरीर पर लिपटी जंजीरें। वो जंजीरें उसके पैर और बाहों को बांधे हुए थीं, बल्कि सीने और पीठ को भी चीरती हुई आर पार जा रही थीं। उसे पूरी तरह से जकड़ा गया था।